सामान्य अध्ययन की बात हो या निबंध की बात हो दोस्तों, विषय पर अगर आपकी पकड़ है, विषय पर आपकी गहरी जानकारी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस रूप में सवाल पूछा जाता है। और घर पे आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि शिक्षक कुछ भी पूछे आपने पहले से तय कर रखा है कि ये मेरा रॉ मटेरियल है, जो कुछ भी सवाल पूछे जाने पर लिखना है और ये चीज़ उसके अंदर ये पूछे जाने पर उसको मॉडिफाई करनी है। जैसे एक छोटे से टॉपिक की बात करें, वैश्वीकरण। दोस्तों, वैश्वीकरण को आप यूँ सोचो, पहले एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, एक सिंपल वे में अपन बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक दृष्टि है। दृष्टि क्या है कि भाई ये तेरा है, ये मेरा है ना। भारतीय दर्शन से अगर बात करें, भारतीय संस्कृति से बात करें, तो हम कहते हैं सब भूमि गोपाला, है ना। वसुधैव कुटुम्बकम, जो सारी दुनिया है ना, वो एक परिवार है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तो संकीर्ण लोग करते हैं। और जो उदार चरित्र के जो लोग हैं, उनके लिए तो सारी जो दुनिया है वो एक परिवार की तरह है। तो फिर वैश्वीकरण की अवधारणा आई कहाँ से? जैसे ये तो हमने बात कर दी भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति की। अगर दुनिया के संदर्भ में करें तो दोस्तों, हम पहले दुनिया की बात करें तो एक समय था जब दुनिया के जो लोग थे आपस के अंदर संपर्क में नहीं थे, है ना। और फिर आपस में यात्रा का आवागमन हुआ, लेकिन एक देश दूसरे देश से परिचित नहीं था। दुनिया में ऐसे बहुत से देश, बहुत सी जगह थी जिनसे एक देश के लोग दूसरे देश के लोग आपस के अंदर परिचित नहीं थे। भारत के लोग ये नहीं जानते थे कि दुनिया के अंदर ये देश भी है। लेकिन धीरे धीरे आविष्कार हुए, खोजें हुई, भौगोलिक खोजें हुई, छापे खाने का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, जिससे एक देश दूसरे देश के करीब आया। यात्राएं बढ़ी, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बीच के अंदर एकीकरण हुआ। लोगों ने जाना, एक देश ने दूसरे देश के खान पान, रहन सहन, विचार, साहित्य, संस्कृति, समाज, सब चीज़ों के बारे में जाना। तो अब आप समझे होंगे वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक दृष्टि है जिसकी वजह से सारी दुनिया के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म हो गई। अब ये वैश्वीकरण का उदय हुआ, इसके पीछे बहुत से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण हैं जिनकी वजह से वैश्वीकरण जैसे विचार का उदय हुआ। और आज तो अगर बात करें, मैक्लुहान नाम के विचारक हुए, वो वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। और यही दोस्तों वैश्वीकरण है। और आज तो वैश्वीकरण जो है, सूचना का जो महाविस्फोट हो रहा है ना, जिसमें पूरी दुनिया, है ना, यूँ सिमट करके रह गई है। अमेरिका में घटना घटित होती है, जो ही अमेरिका में न्यूज आती है, हाथों हाथ भारत के अंदर पूरी दुनिया के लिए वो न्यूज हो जाती है ना। तो ये जो राष्ट्र का जो दायरा था, राष्ट्र जो दायरा था, है ना, क्षेत्र का जो संकुचित जो भाव था, वो भाव रहा नहीं। और अब सूचना और प्रौद्योगिकी और बहुत सारे कारणों की वजह से दुनिया के बीच में ना केवल भौगोलिक जो दूरियां हैं वो सिमट करके रह गई है, या रह ही नहीं गई है, यूँ कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है यार, बहुत खत्म हो गई। मतलब भौगोलिक जो सरहदें हैं वो अब मायने नहीं रखते। विचार, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, जो सारी चीज़ें हैं उनका आपस के अंदर आदान प्रदान हो रहा है। और जो दुनिया है, पूरी दुनिया एक हो गई है। तो ये वैश्वीकरण है, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब वैश्वीकरण के जो प्रभाव है वो बहुत से प्रभाव पड़ रहे दोस्तों ना। राजनीतिक रूप से प्रभाव की हम बात करें तो देखो, पूरी दुनिया के अंदर लगभग संसदीय जो लोकतंत्र है सब ने अपना लिया है। चुनाव सुधार एक देश में होते तो दूसरे देश के अंदर हो जाते हैं। सब देशों के अंतर्गत गुड गवर्नेंस की बातें हो रही है, आम जनता की बात हो रही है, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात हो रही है। तो ये राजनीतिक, है ना, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। तो ये वैश्वीकरण ने दुनिया को एक राजनीतिक जो दर्शन है ये प्रदान किया है। इसी तरीके से सामाजिक दृष्टि से बात करें तो हर देश जो है आधुनिक होता जा रहा है, हर समाज आधुनिक होता जा रहा है। खान पान, रहन सहन, विचार, ड्रेस कोड, हर तरीके से एक देश दूसरे देश से प्रभावित हो रहा है। एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिकों से प्रभावित हो रहे हैं। ये सामाजिक दृष्टि से बात करें तो ठीक है। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो वैश्वीकरण की कारण, वैश्वीकरण का एक छोटा सा पार्ट है आर्थिक उदारीकरण, है ना। तो आर्थिक उदारीकरण के अंदर ये कहा कि जो अर्थव्यवस्था है ना, उसका मुक्त प्रवाह होना चाहिए। टैक्सेशन के अंदर सुधार होने चाहिए। टैक्सेशन के अंदर जो भेदमूलक जो व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक और पार्ट आया, आर्थिक उदारीकरण का एक पार्ट आया निजीकरण, है ना। आर्थिक उदारीकरण के बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट हो गए निजीकरण। तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं आपस के अंदर अगर मूल रूप से देखें तो वैश्वीकरण की जो अवधारणा है उसी से अवगुंठित है, उसी से निकली हुई अवधारणा है। अब एक छोटा सा सवाल है जो मैं नेट पे देख रहा था। एक सवाल है कि अगर आपसे पूछे कि वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही तथा तकनीक द्वारा संचालित परिघटना। अब इसको 50 शब्द में उत्तर लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको। आप ये कहो सा वैश्वीकरण एक
परिघटना है जिससे संपूर्ण जो दुनिया है वो एक गांव में बदल करके रह गई है। और अब भौगोलिक जो दूरी है वो मायने नहीं रखती है। अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजी का, सेवाओं का जो मुक्त प्रवाह है वो हो गया है। लोगों की और सेवाओं की जो आवाजाही है वो निर्बाध रूप से चल रही है। और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, है ना, और अन्य जो सोशल साइट्स है उनके माध्यम से सूचना जो क्रांति है उसका विस्फोट हुआ है और जो सूचना है वो सार्वभौमिक हो गई है। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। 50 शब्द पूछे 50 में दे दो, 100 शब्द में पूछे तो 100 में दे दो, और निबंध की दृष्टि से पूछे तो आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसी बात को, जैसे वैश्वीकरण है तो सबसे पहले तो बताओ वैश्वीकरण है क्या, वैश्वीकरण की परिघटना कैसे घटी, पूरी दुनिया के अंदर वैश्वीकरण कैसे आया, वैश्वीकरण के क्या कारण है, वैश्वीकरण का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा, थॉट प्रोसीजर के अंदर दर्शन पे क्या वैश्वीकरण का इफेक्ट पड़ा, वैश्वीकरण जो है क्या इसके कुछ घातक परिणाम भी आ रहे हैं क्या, बिल्कुल वैश्वीकरण का जो फायदा सही मायनों में जो ग्लोबल दुनिया होनी चाहिए वो ग्लोबल नहीं होकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एकाधिकारी जो शक्तियां हैं, कुछ कंट्रीज है, कुछ देश है बिल्कुल जो इसका फायदा उठा रहे हैं, और आप अंत में ये कहो कि वैश्वीकरण तो होना चाहिए लेकिन जो वैश्वीकरण का जो चेहरा है वो मानवीय होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, वैश्वीकरण सही मायनों में वैश्वीकरण होना चाहिए, वैश्वीकरण सिर्फ यूरोपीयकरण या पश्चिमी उन्मुख अवधारणा बन करके नहीं रह जाए। इस तरीके से आपको दोस्तों उत्तर देना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, आपको विषय की गहराई होनी चाहिए और विषय को आयाम देने की जो कला है वो आप में होनी चाहिए। फिर मुख्य परीक्षा में चाहे सामान्य अध्ययन की बात हो, चाहे निबंध प्रश्न पत्र की बात हो, चाहे वैकल्पिक विषय की बात हो, विषय जो है उसकी पकड़ होनी चाहिए और घर से फ्रेमिंग होनी चाहिए के साथ, है ना। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है मुख्य परीक्षा के अंदर, और समय प्रबंधन तभी होगा जब आप घर से इस तरीके से फ्रेमिंग करके जाओगे, अच्छी अच्छी जानकारी जो है आप लिख पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।